आज हमारा टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से किस प्रकार हटाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आपने सुना होगा कि न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया के थ्रू हटाया जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया क्या है, इसको किस प्रकार किया जाता है, इसी को आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए, अपनी जो प्रक्रिया है इसको 4 पॉइंट में समझेंगे। पहला पॉइंट है, आखिर न्यायाधीशों को हटाने में संविधान में क्या व्यवस्था की गई है। दूसरा पॉइंट है, अगर न्यायाधीशों को उनके पद से हटाएंगे तो कौन कौन से आरोप लगाएंगे, तो उन आरोपों को भी एक एक पॉइंट को समझेंगे। तीसरा पॉइंट है, अगर अपने पास में आरोप मिल गए, जैसे मान लीजिए मेरे पास आरोप है, तो आरोप का मैं करूंगा क्या, आगे की प्रक्रिया क्या होगी और उसमें संसद की भूमिका क्या होगी। उन आरोपों की सूचना मुझे संसद में देनी होगी, तो सूचना किस प्रकार दी जाएगी और सूचना देने के बाद में आखिर क्या प्रक्रिया होगी, तो उस प्रक्रिया को भी समझेंगे। आखिर एक जांच समिति गठित की जाएगी तो उस समिति में कौन कौन होंगे, समिति कौन गठित करेगा, तो इसको भी समझेंगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है। तो पहले मैं संविधान में क्या व्यवस्था वो बता देता हूं। देखिए, न्यायाधीश को अगर हटाना है तो केवल एक प्रकार से हटाया जा सकता है। अगर किसी न्यायाधीश को हटाना है तो राष्ट्रपति एक आदेश के जारी करके हस्ताक्षर करके न्यायाधीश को हटा सकता है, लेकिन वो आदेश तभी जारी करेगा जब किसी न्यायाधीश को दोषी करार सिद्ध कर दिया गया है और उसको हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा से और राज्यसभा से विशेष बहुमत से पारित हो गया। यानी कि अगर किसी न्यायाधीश को हटाने का जो आरोप है, प्रस्ताव है, वो अगर संसद से 2/3 बहुमत से पारित हो गया दोनों सदनों से, तो राष्ट्रपति फिर एक आदेश के जरिए उस न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है। संविधान में केवल यही व्यवस्था है। जो मैंने अभी व्यवस्था बताई वो संविधान के अनुच्छेद 124 के पॉइंट नंबर 4 में दी गई है कि संसद विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी और फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर किसी को आरोपी सिद्ध करना है, जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति भी होता, अगर उसने आरोप किया है, कोई भी अपराध किया है, तो पहले तो जांच होनी चाहिए ना भाई, नियम बाय नियम जांच होगी, फिर वो आरोपी सिद्ध होगा, फिर आगे की कार्रवाई होगी। तो इसी प्रकार संविधान में पूरी व्यवस्था नहीं है, लेकिन संविधान में जो अनुच्छेद 124 है, इसका पॉइंट नंबर 5 ये कहता है कि न्यायाधीश आरोपी है या नहीं, इसके संबंध में कोई जांच समिति बनानी है, जांच प्रक्रिया किस प्रकार उसका इन्वेस्टिगेशन करनी है, जांच करने के लिए जो भी संसद आगे अधिनियम बनाकर उस व्यवस्था को और अच्छी कर सकती है। यानी कि संसद इसमें अधिनियम बना के किस प्रकार न्यायाधीश की जांच होगी और आगे की प्रक्रिया किस प्रकार होगी, तो इसके लिए व्यवस्था कर सकती है। यह संविधान में लिखा गया है, पॉइंट नंबर 5। और अनुच्छेद 217, देखिए जो न्यायाधीश के हटाने की मैंने व्यवस्था बताई वो अनुच्छेद 124 में है, लेकिन अनुच्छेद 124 में जो व्यवस्था है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी आ गए, मुख्य न्यायमूर्ति भी आ गए और अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक तो मुख्य न्यायमूर्ति है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो 124 में से अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की व्यवस्था है और 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाएगा, उसी तरीके से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाया जा सकता है और उससे संबंधित कोई भी विधि संसद बना के उस व्यवस्था को और अच्छी कर सकती है, उसके जांच से संबंधित संसद अधिनियम बना सकती है। ठीक है, तो संविधान में क्या लिखा है वो मैंने आपको बता दिया है। इसी को आधार बनाकर पॉइंट 5 में जो दिया गया है उस कमी को पूरा करने के लिए, इस व्यवस्था को पूरी करने के लिए संसद ने 1968 में एक अधिनियम बनाया। भाई न्यायाधीश को जांच भी तो करनी पड़ेगी ना, वो दोषी है या नहीं, इसलिए
1968 में एक अधिनियम बनाया गया, यहां पे मैं लिख देता हूं पॉइंट 4 और पॉइंट 5, ठीक है ना, आप समझ जाइएगा। तो अधिनियम क्या था, न्यायाधीश की जांच करना था, तो न्यायाधीश जांच अधिनियम, जिसे हम नाम बोले, जिस अधिनियम को कहते हैं न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, ठीक है। इस अधिनियम में पूरी व्यवस्था की गई है, किस प्रकार न्यायाधीश की जांच की जाएगी, किस प्रकार आरोप की सूचना संसद में दी जाएगी और उस सूचना पर किस प्रकार कार्रवाई होगी, सूचना मिलने पर जांच समिति किस प्रकार गठित की जाएगी, जांच समिति में कौन कौन से व्यक्ति होंगे, जांच समिति की क्या क्या शक्तियां होगी, जांच समिति किस प्रकार से और किन किन आधारों पर न्यायाधीश को आरोपी सिद्ध कर सकती है, न्यायाधीश अपनी समिति अपनी रिपोर्ट किस प्रकार बनाएगी, कोई आरोपी है तो किस प्रकार बनाएगी, कोई आरोपी नहीं है, दोषी नहीं है तो किस प्रकार रिपोर्ट बनाएगी, तो सभी इस अधिनियम में लिखा हुआ है। इस अधिनियम का निचोड़ में आपको बता दूंगा आज, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 समझते हैं। अब जो भी हम प्रक्रिया समझेंगे आगे की, वो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार ही होगी पूरी प्रक्रिया, क्योंकि संविधान में क्या लिखा था वो मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए आरोप क्या क्या होंगे, किसी न्यायाधीश पर दो तरीके के आरोप हो सकते हैं, कदाचार या भ्रष्टाचार का आरोप, दूसरा है असमर्थता का आरोप। तो पहले वाले आरोप को समझिए, कदाचार या भ्रष्टाचार, ये क्या है। भ्रष्टाचार तो आरोप समझ सकते हो आप, अपने पद का अगर वो दुरुपयोग कर ले, भाई न्यायाधीश चाहे उच्च न्यायालय का हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय का हो, अगर अपने पद का थोड़ा सा भी दुरुपयोग कर लेता है ना, तो भारत में किसी अव्यवस्था उत्पन्न कर सकता है, आप खुद सोच सकते हो। या फिर कोई पैसों का गबन कर ले, पैसों की हेराफेरी कर ले, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त हो, और भी कई सारे हो सकते हैं, जैसे कोई गलत बयानबाजी कर ले कोई न्यायाधीश, सेना के खिलाफ, किसी महिला के खिलाफ, किसी पुरुष के खिलाफ, कोई भी प्राधिकरण या कोई भी अन्य भारत पर कोई गलत टिप्पणी कर दे जो कि एक तरह से अपराध हो, तो यह भी एक महाभियोग की हो सकती है कारण, यानी कि न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया के थ्रू हटाया जाएगा, लेकिन महाभियोग किन किन आधारों पर लगाया जाएगा वो आधार इन दोनों में है। तो भ्रष्टाचार तो हो गया, भ्रष्टाचार कोई भी अपने अगर पद का दुरुपयोग कर ले, संविधान के नियमों के हिसाब से कार्य ना करे, अपने पद की गरिमा का उल्लंघन करे, उच्च न्यायालय के पद की यानी कि उच्च न्यायालय की जो प्रतिष्ठा उसको ठेस पहुंचाए, ठेस तभी पहुंचेगा जब वो भ्रष्टाचार करेगा, तो और भी कई सारे आरोप हो सकते हैं। दूसरा असमर्थता, असमर्थता का मतलब है कि वो अपने पद को अपने पद का कार्य करने में असमर्थ हो। कोई न्यायाधीश क्या करता है भाई, न्यायाधीश वकीलों के दलीलें सुनता है, फैसले लेता है, फैसले के लिए मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से ठीक होना चाहिए, कम से कम मानसिक रूप से तो ठीक होना चाहिए। अगर कोई न्यायाधीश पागल हो गया है या फिर थोड़ा सा भी हो गया है, तो फिर तो वो अपना पद का पर कार्य नहीं कर सकता ना, उसको हटाना पड़ेगा। कोई न्यायाधीश मानसिक रूप से ठीक नहीं है फिर भी वो मना करे भाई मैं ठीक हूं, तो फिर किस प्रकार हटाएंगे, तो हटाना पड़ेगा ना महाभियोग की प्रक्रिया से। न तो न्यायाधीश कबूल कर रहा है कि वो ठीक नहीं है, लेकिन वो ठीक नहीं है वास्तव में, तो तब भी हटाना जरूरी है। या फिर कुछ ऐसी समस्या उसमें उत्पन्न हो जाए जिसके कारण अन्य न्यायाधीशों को भी लगता है कि ये न्यायाधीश अपना पद पर कार्य नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आधार मैंने बता दिए हैं। एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर कोई न्यायाधीश फैसला सुनाते समय चाहे कितना ही गलत फैसला ले ले, चाहे वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो चाहे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो, अगर वो कोई गलत फैसला ले लेता है, चाहे कितना ही गलत फैसला ले, तो गलत फैसले के आधार पर उसको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई जाएगी, याद रखिएगा। तो गलत फैसले के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगेगी, गलत फैसले पर नहीं हटाया जाएगा।
आप देख भी चुके हो कि केशवानंद भारती मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट का अलग फैसला था कि संसद संविधान के मूल ढांचे को चोट पहुंचाए बिना ही कोई भी संशोधन कर सकती है, मूल ढांचे को कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकती। लेकिन उससे पहले वाले मामले में, उससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया था कि संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। तो यानी कि पहला मामले में अलग था फैसला और दूसरे मामले में अलग था। लेकिन केशवानंद भारती मामले में आखिर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले की समीक्षा की और फैसले को बदला। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप उदाहरण भी दे सकते हो कि गलत फैसले के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने फैसले की समीक्षा करके उसको पलट सकते हैं। ठीक है। तो आरोप तो हमने पढ़ लिया। अब जैसे मान लीजिए कोई संसद का सदस्य है, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, लोकसभा और राज्यसभा इनके जो सदस्य होते हैं इनको हम सांसद बोलते हैं, सांसद जी। संसद भवन होता है, आप तो संसद भवन को जानते हो, नया बनाइए अपना। संसद भवन में कक्ष, एक तो लोकसभा कक्ष जिसमें लोकसभा की कार्रवाई होती है, ये संसद भवन के अंदर ही मौजूद है। और राज्यसभा का कक्ष भी है, बड़ा सारा कक्ष जिसमें राज्यसभा की कार्रवाई होती है। ये सभी संसद भवन के अंदर ही मौजूद है। संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं सांसद जी, इनको जनता सीधे वोट देकर चुनती है। अभी हमने लोकसभा के चुनाव में वोट देकर सांसद को चुना भी है। जबकि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनको अपन प्रत्यक्ष रूप से वोट देके नहीं चुनते, अपन तो वोट देकर चुनते हैं भिन्न भिन्न राज्यों के एमएलए को, यानी कि विधायकों को। अपन तो वोट देके विधानसभा के चुनाव में विधायकों को चुनते हैं और फिर विधायक वोट डाल के राज्यसभा के सांसदों को चुनते हैं। तो यानी कि हम तो विधायकों को चुन रहे हैं और विधायक फिर आगे सांसदों को चुन रहे हैं, राज्यसभा के सांसदों को। एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है राज्यसभा के सांसदों का। ठीक है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है, क्योंकि मनोनीत सदस्य नहीं चुने जा रहे हैं। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 245। ठीक है। तो ये मैंने आपको संसद के बारे में बता दिया है। आते हैं वापस टॉपिक पर। जैसे मैं संसद का सदस्य हूं, लोकसभा का सदस्य हूं, मेरे पास कुछ आरोप हैं और सबूत भी है किसी न्यायाधीश के खिलाफ। तो मैं आरोपों का क्या करूं भाई? या फिर कोई व्यक्ति है, कोई साधारण व्यक्ति है, उसके पास सबूत है, तो वो क्या करेगा? तो उसे किसी संसद सदस्य से जानकारी रखनी पड़ेगी या फिर किसी संसद सदस्य से बात करनी पड़ेगी इस मामले में, क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति तो संसद की कार्रवाई में भाग ले नहीं सकता। किसी संसद सदस्य द्वारा ही सूचना संसद में दी जा सकती है। अब सूचना किस प्रकार दी जाएगी उसको आगे समझेंगे। अब कोई सदस्य है जिसके पास आरोप है, जैसे मैं ही संसद का सदस्य हूं लोकसभा का, मेरे पास आरोप है किसी न्यायाधीश को हटाने का, तो मैं क्या करूंगा? संसद में सूचना दूंगा। संसद में 3 तरीके से सूचना दी जा सकती है। या तो मैं केवल लोकसभा में सूचना दूं, या फिर राज्यसभा में दूं, या फिर दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में एक साथ ही दे दूं, एक ही तारीख को दोनों सदनों में सूचना दे दूं। तो किस प्रकार सूचना दी जाएगी मैं बताता हूं। जैसे लोकसभा में सूचना दी जाती है, लोकसभा में केवल लोकसभा का सदस्य ही सूचना देगा। अगर कोई सदस्य के पास में किसी न्यायाधीश के खिलाफ आरोप है तो उसे पहले लोकसभा में सूचना देनी पड़ेगी, और जो भी सूचना दी जाएगी उस पर कम से कम लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अब ये हस्ताक्षर क्यों? न्यायाधीश के खिलाफ जांच का मामला संसद में उठाया जा रहा है, तो छोटा मोटा मामला थोड़ी भाई। इसीलिए इस मामले को, इस प्रक्रिया को जगह जगह पर कठोर बनाया गया है। कोई ऐसे ही संसद का समय व्यर्थ करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं ला सकता। अगर कोई प्रस्ताव वास्तव में लाया जाता है तो कुछ न कुछ उसमें आधार मौजूद है, क्योंकि 100 सदस्यों की इस पर हस्ताक्षर है। तो लोकसभा का अगर कोई सदस्य लोकसभा में ऐसी सूचना देना चाहता है तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और सूचना किसको दी जाएगी? लोकसभा के महासचिव को। फिर महासचिव लोकसभा के अध्यक्ष को सूचना देता है। याद रखिए कि लोकसभा में जो भी कार्य होता है, प्रत्येक दिन जो भी कार्य होना है, किस दिन क्या कार्य होना है,
उस कार्य को डिसाइड करने का काम लोकसभा का अध्यक्ष का होता है। अध्यक्ष डिसाइड करता है कि आज इस प्रस्ताव को ले लेते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक दिन जो भी कार्य होता है उसकी एक सूची बनाई जाती है, उसी को बोलते हैं कार्य सूची। तो सूचना अगर लोकसभा में दी जाती है तो अध्यक्ष इसको स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अगर उसे 100 सदस्यों के हस्ताक्षर की सूचना मिलती है तो अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो अगर नियम के अनुकूल पाई जाती है तो उसे वो स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है, तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? अध्यक्ष। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है कि मैं लोकसभा का सदस्य नहीं, मैं राज्यसभा का सदस्य हूं। तो मुझे सूचना देनी है राज्यसभा में, तो मैं क्या करूंगा? राज्यसभा में सूचना दूंगा। अगर मुझे राज्यसभा में सूचना देनी है तो सूचना देने के लिए मुझे कम से कम सूचना पर, जो भी सूचना दूंगा उस पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। हस्ताक्षर होने का मतलब क्या है भाई? आप खुद समझ सकते हो कि भाई अगर 50 सदस्य कुछ हस्ताक्षर कर रहे हैं तो इसका मतलब उन्हें भी कुछ इस मामले के बारे में कुछ ना कुछ पता है, वो मेरे से सहमत है। तो राज्यसभा में सूचना देनी है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर, और फिर जब सूचना किसको मिलेगी? राज्यसभा की पीठासीन अधिकारी को, जो कि कार्रवाई को चलाता है। और कौन चलाता है? सभापति। सभापति। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता अध्यक्ष, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता सभापति। सभापति भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। जबकि इधर जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सदस्यों में से चुना जाता है। इसको किस प्रकार चुना जाता है और किस प्रकार इसको हटाया जाता है, इसका वीडियो में आगे बनाऊंगा। ठीक है ना, इसको भी डिटेल से समझेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो ये तो मैंने बताई जब सूचना अलग अलग सदनों में दी जाएगी। अगर मान लीजिए कि मुझसे लोकसभा के सदस्य भी सहमत है, मैं सूचना लोकसभा में भी देना चाहता हूं और राज्यसभा में भी देना चाहता हूं, तो सूचना अगर दोनों सदनों में दी जाती है, याद रखिएगा अगर सूचना केवल लोकसभा में 1 तारीख को दी गई है और राज्यसभा में 3 तारीख को दी गई है, तो बाद में जिस सदन में सूचना दी जाएगी वो वाली सूचना निरस्त हो जाएगी। यानी कि बाद में किसमें दी गई, अगर राज्यसभा में दी जाती है तो राज्यसभा की सूचना का कोई मतलब नहीं। और अगर बाद में सूचना, देखिए पहले अगर लोकसभा में दी जाती है और बाद में राज्यसभा में, तो राज्यसभा की सूचना का कोई मतलब नहीं। और अगर पहले राज्यसभा में दी जाती है और फिर लोकसभा में, तो लोकसभा की सूचना निरस्त हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों सदनों में एक ही दिन दी जाती है सूचना, अगर सूचना दोनों सदनों में एक ही दिन दी जाती है तब क्या होगा? तो इस पर देखिए आगे जांच कमेटी बैठेगी। जांच कमेटी तभी बैठेगी, जांच जो कमेटी है तभी गठित की जाएगी जब सूचना जब लोकसभा में दे दे और राज्यसभा में, और दोनों जगह पे स्वीकार हो जानी चाहिए। यानी भी यहां भी सूचना स्वीकार हो गई, अध्यक्ष ने भी स्वीकार कर लिया और सभापति ने भी स्वीकार कर लिया, तब कमेटी बनेगी। ये कब होगा? जब सूचना दोनों जगहों पे एक ही दिन दी जाए, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। एक सदन पे सूचना देकर भी काम चल जाएगा। अगर सूचना लोकसभा में दी तो फिर आगे जो समिति बनाने का काम है वो अध्यक्ष करेगा। यदि सूचना राज्यसभा में दी जाती है तो आगे की समिति बनाने का काम सभापति करेगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि सूचना मैंने लोकसभा में दी है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो मैंने माना कि मैंने सूचना लोकसभा में दी है। लोकसभा में सूचना मिली 100 सदस्यों के हस्ताक्षर किए हुए, 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अध्यक्ष को सूचना मिली, अध्यक्ष ने देखा भाई सूचना सही तो है और आरोपों की जांच करेगा। पहले अपने स्तर पर जांच करेगा भाई, अगर इसको लगता है अध्यक्ष को कि भाई हाँ आधार इसमें ठोस है, कुछ इनमें बात है, आधारों में कुछ न कुछ सत्यता है, तो ये सूचना को ग्रहण कर लेगा और मामला लोकसभा में चला जाएगा। एक तरह से लंबित रहेगा लेकिन मामला,
यानी कि इस पर कोई भी विचार नहीं होगा, अभी केवल लोकसभा में लंबित रहेगा मामले को। आगे बताऊंगा लंबित क्यों रखा जाता है। अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया, अब अध्यक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है? अब अध्यक्ष जांच समिति बनाएगा। जो भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा उसी की जिम्मेदारी होगी कि वो आगे जांच समिति बनाए। ये सब अधिनियम में लिखा हुआ है। तो समिति बनाई जाएगी, ये समिति आरोपों की जांच करेगी और ये एक तरह से औपचारिक जांच करेगी। इसी की जांच पर न्यायाधीश पर आगे की कार्रवाई होगी। इसकी जांच सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो हम इसको जांच समिति भी बोल सकते हैं। तो इस जांच समिति में कौन कौन से सदस्य होंगे, ध्यान से देखिएगा। अध्यक्ष जांच समिति गठित करेगा और 3 सदस्य चुनेगा। पहला होगा सुप्रीम कोर्ट का या तो मुख्य न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस या फिर कोई न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का या तो न्यायाधीश हो सकता है या फिर मुख्य न्यायाधीश। देखिए इसमें जरूरी नहीं कि मुख्य न्यायाधीश को वैसे लिया तो नहीं गया है। मैं आपको आगे उदाहरण भी बताऊंगे कि कौन कौन से 2 मामले हैं जिसमें किस प्रकार जांच हुई है, लेकिन इसमें मुख्य न्यायाधीश को नहीं लिया गया, न्यायाधीश को लिया गया है। ठीक है, देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश आरोपी है तब भी न्यायाधीश को इसमें कमेटी में लिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश आरोपी है तो मुख्य न्यायाधीश को लिया जाएगा, जरूरी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि 33 न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायमूर्ति के अलावा भी। तो 33 में से अगर एक आरोपी है तो 32 तो अलग है ना भाई, तो 32 में से किसी को भी लिया जा सकता है। दूसरा सदस्य होता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति। उच्च न्यायालय का याद रखिएगा, जो दूसरे नंबर का सदस्य है वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही होगा, न्यायाधीश नहीं होगा, मुख्य न्यायाधीश। इस बात को जरूर याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश। तीसरा सदस्य, देखिए तीसरा सदस्य कौन होगा? तीसरा सदस्य होगा या तो सुप्रीम कोर्ट का कोई वकील हो सकता, वरिष्ठ वकील, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर न्यायाधीश यानी कि पूर्व न्यायाधीश या फिर वकील। सुप्रीम कोर्ट के कोई वरिष्ठ वकील को भी लिया जा सकता है या फिर पूर्व न्यायाधीश को भी लिया जा सकता है। यही कमेटी जांच करेगी। अब आगे समझते हैं इस कमेटी की आखिर क्या पावर होगी, किस प्रकार से जांच करेगी। देखिए याद रखिएगा, जो इस समिति होती है इसकी अध्यक्ष वैसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है। अध्यक्ष कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। और तीसरा सदस्य या तो सुप्रीम कोर्ट का वकील होगा, जो उनकी बार एसोसिएशन का मेंबर हो सकता है, वरिष्ठ वकील, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड न्यायाधीश। ठीक है, देखिए अब समझते हैं कि जांच समिति आखिर जांच किस प्रकार करती है और अपनी रिपोर्ट बनाएगी तो रिपोर्ट किस आधार पर बनाएगी। अगर रिपोर्ट दोषी के लिए बनाएगी या फिर निर्दोष के लिए बनाएगी तो किस प्रकार बनाएगी। ठीक है, तो देखिए अपनी जांच समिति थी, ये रही जांच समिति। तो जांच समिति के 3 सदस्य कौन कौन से थे? पहले वाले में वीडियो में भी देखिए जांच समिति में कौन कौन से सदस्य थे वो मैंने पहले भी देख लिए, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं। जांच समिति में 3 सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है, न्यायाधीश भी हो सकता है। ये कमेटी का, समिति का अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष का मतलब इसके पास में पावर होगी कि ये समिति का पुनर्गठन कर सकता है। मान लीजिए कि जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, अगर वो इस जांच के दौरान उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है, जांच 6 महीने चली और 3 महीने के अंदर ये रिटायर हो गया, तो अब जो नया उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनेगा उसे फिर इस कमेटी का सदस्य बनाया जाएगा। तो इस प्रकार कमेटी को पुनर्गठन करने का, अगर कोई रिटायर हो गया है तो उसकी जगह नए सदस्यों को लाने का अधिकार भी अध्यक्ष के पास होती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है।
तीसरा सदस्य वरिष्ठ वकील हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ वकील लिया जाता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो चुका है। देखिए कमेटी बन चुकी है जांच समिति। अब जांच किस प्रकार करेगी, अब इसकी शक्तियां भी देखेंगे, आखिर कौन कौन सी शक्तियां इसको होती है, क्योंकि शक्तियां होनी चाहिए ना भाई जांच करने के लिए। तो दूसरा, जांच किस आधार पर करेगी, दो तरीके से करेगी, असमर्थता के आधार पर और भ्रष्टाचार के आधार पर। तो पहले मैं बताता हूं भ्रष्टाचार के आधार पर किस प्रकार जांच करेगी। अगर कोई न्यायाधीश ने कोई पैसों की हेराफेरी की है, उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश है, मान लीजिए कि उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश है, अगर उसने उच्च न्यायालय का जो फंड आता है, सरकार को उच्च न्यायालय की व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसमें एक निधि तो आवंटित होती है, अगर उस धन का वो अपने निजी उद्देश्य के लिए गलत दुरुपयोग करता है तो उसकी भी जांच होगी। तो जांच के लिए इस समिति को उस न्यायाधीश को बुलाने का अधिकार है। जब जब यह समिति उस न्यायाधीश को समन जारी करेगी, बुलाने के लिए उस न्यायाधीश को आना पड़ेगा। अगर वो मना करता है तो फिर रिपोर्ट गलत बन जाएगी, यानी कि अगर नहीं आता इसका मतलब वो आरोपी होगा, अपराधी होगा, तभी नहीं आता होगा, तो रिपोर्ट उसी आधार पर बनेगी। इसलिए जो आरोपी है, जो भी न्यायाधीश, उसको बराबर सहयोग करना पड़ेगा जांच समिति की। समिति अगर न्यायाधीश ने कोई अपराध किया है, कोई भी पैसों की हेराफेरी की है, तो उस अपराध में जो भी अन्य संस्थाएं, जो भी अन्य कोई व्यक्ति लिप्त है, तो उसे भी समन जारी करने का अधिकार होगा। किसी को भी ये बुला सकती है, कोई भी दस्तावेज मंगवा सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गई जांच समिति की शक्तियां। देखिए अगर कोई न्यायाधीश भ्रष्टाचार का आरोपी है तो उस पर प्रत्येक आरोप की जांच होगी। जो भी लोकसभा का सदस्य जिसने शुरू में आरोप लगाया था, जितने आरोप लगाएंगे प्रत्येक आरोप की जांच की जाती है। जो जो आरोप में मिले हुए हैं उनसे पूछताछ की जाती है, उसी के आधार पर रिपोर्ट बनती है। इस रिपोर्ट का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट मुख्य यही रिपोर्ट है। अगर ये रिपोर्ट ये बन जाती है कि न्यायाधीश निर्दोष है, तो फिर आगे संसद भी कुछ नहीं कर सकती, फिर वो न्यायाधीश निर्दोष है। याद रखिए, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिपोर्ट निर्दोष की बन गई तो संसद इसमें कुछ नहीं कर सकती, बस मामला यही रह जाएगा। अगर ये रिपोर्ट बन गई भ्रष्टाचार के आधार पर, मान लीजिए कि वो न्यायाधीश दोषी है, तो ये रिपोर्ट बनेगी कि न्यायाधीश ने इतने इतने पैसों का गबन किया है, कुछ अपने पद का दुरुपयोग किया है, नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए न्यायाधीश दोषी है। अगर ये दोषी पाया जाता है इस जांच समिति के रिपोर्ट में, तो फिर ये रिपोर्ट संसद में जाएगी। तो आगे जो भी कार्रवाई होगी इस रिपोर्ट पे होगी। तो मैंने तो बता दिया कि भ्रष्टाचार के आधार पर किस प्रकार जांच होगी। जो भी जांच होगी, जो भी पूछताछ होगी, न्यायाधीश को जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा उसे आना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा जांच समिति के साथ में भी। अब दूसरा पॉइंट है कि असमर्थता के आधार पर क्या क्या जांच होगी, किस तरीके से जांच होगी। इसको भी पॉइंट को मैं बिल्कुल आराम से बताता हूं आपको। जैसे कोई न्यायाधीश है, अब कोई न्यायाधीश को मान लीजिए कि बीच बीच वो थोड़ा सा शारीरिक मानसिक रूप से उसको विकार उत्पन्न हो गया है कि बीच बीच में दौरे पड़ते रहते, कोई ना कोई ऐसा विकार है जो उसके पद को कार्य करने में असमर्थ है वो अपने, लेकिन फिर भी वो कबूल नहीं कर रहा है कि भाई मैं अपने को कार्य करने को असमर्थ हूं, कह रहा है कि भाई मैं ठीक हूं, बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो तब क्या किया जाएगा, वो कार्य करने में तो असमर्थ है, लेकिन उसको असमर्थ साबित कैसे करेंगे। तो देखिए जो जांच समिति है, जांच समिति का अध्यक्ष एक बोर्ड गठित करेगा, यानी कि चिकित्सा बोर्ड। अगर वो चिकित्सा शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार है तो चिकित्सा बोर्ड गठित की जाएगी। चिकित्सा बोर्ड में कौन कौन से, चिकित्सा बोर्ड एक डॉक्टरों की टीम होगी। अब ये डॉक्टरों की टीम, इसको ऐसे समझा देता हूं, तो ये जांच समिति एक डॉक्टरों की टीम गठित करेगी, जिसे चिकित्सा बोर्ड भी बोल सकते हैं। तो इस बोर्ड का काम क्या होगा, इन डॉक्टरों का, ये डॉक्टर उस न्यायाधीश की जांच करेंगे। यहां पे भी दो बातें हो सकती है, अगर वो न्यायाधीश जांच नहीं करवाता है तो फिर ये जो बोर्ड है डॉक्टरों के बोर्ड, वो जांच समिति को बताएगा कि उन्होंने हमारे साथ हमारा सहयोग नहीं किया है, ना कोऑपरेट किया है। तो फिर एक कमेटी इसी आधार पर रिपोर्ट बनाएगी कि उनमें कोई ना कोई ऐसा विकार मौजूद है, इसी कारण उन्होंने जांच नहीं करवाई, अतः वो असमर्थ अपने कार्य को करने में। या फिर अगर वो जांच
करवाते हैं और जांच में पाए जाते हैं कि वो अपना कार्य करने में समर्थ हैं, कार्य करने में समर्थ हैं, तब रिपोर्ट भी यही बनेगी कि वो अपना कार्य करने में समर्थ हैं, पद की कार्य करने में तो समर्थ हैं। ठीक है, तो असमर्थता के लिए तो चिकित्सा बोर्ड गठित की जाएगी, यानी कि डॉक्टरों की बोर्ड। डॉक्टरों की, ठीक है, तो मैंने दोनों पॉइंट आपको बता दिए हैं। ये वाली रिपोर्ट, इन डॉक्टरों की जो रिपोर्ट आएगी इसके आधार पर बनेगी, और ये रिपोर्ट ये खुद बनाएंगे, जांच करेंगे। जैसे सीबीआई पुलिस जांच करती है, जगह जगह पे कोई दस्तावेज मंगाती है, जो भी छानबीन करती, उसी तरीके से ये जांच होगी। इस जांच समिति के पास सिविल न्यायालय की पावर होती है, जो कि पावर को मैंने आपको समझा दिया है। दस्तावेज मंगाने की, समन जारी करने की ये पावर होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करें भाई, न्यायाधीश को अपन दोषी बनाए या फिर निर्दोष बनाए? अगर हम निर्दोष बनाएंगे तो फिर आगे अपन, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आगे तो मामला रहेगा नहीं, यही मामला खत्म हो जाएगा। तो मुझे न्यायाधीश को दोषी बनाना पड़ेगा। तो न्यायाधीश अपना क्या है, दोषी है। तो कमेटी ने रिपोर्ट बनाई कि न्यायाधीश की हमने निम्न प्रकार से जांच की, रिपोर्ट में हमने इस प्रकार से जांच की, प्रत्येक आरोप की जांच की, तो निष्कर्ष यह निकलता है कि न्यायाधीश आरोपी है। ठीक है, दोषी है, तो रिपोर्ट में दोषी पाया गया। अभी रिपोर्ट किसको दी जाएगी? रिपोर्ट दी जाती है जिसने समिति को बनाया है। अगर समिति को किसने बनाया था? लोकसभा के अध्यक्ष ने, तो रिपोर्ट जाएगी अध्यक्ष के पास। और मैंने आपको पहले बताया था कि जो न्यायाधीश को हटाने का मामला था, सूचना किसमें मिली थी? लोकसभा में। तो वो सूचना अभी लंबित है, तो इसीलिए मैंने बताया था कि वो लंबित इसलिए रखा जाता है कि अब लोकसभा में उस पर चर्चा चलेगी। न्यायाधीश आरोपी सिद्ध हो ही गया है, जांच में सिद्ध हो ही गया है, तो अब इस पर चर्चा होगी। अगर यहां पर शुरू में जांच समिति लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने बनाई होती तो रिपोर्ट दोनों को ही दे दी जाती है। यहां पे अगर जांच समिति को राज्यसभा के सभापति ने बनाया होता तो रिपोर्ट फिर राज्यसभा के सभापति को दी जाती है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जब ये जांच चल रही होती तो जो न्यायाधीश है ना, वो भी तो भाई अपना बचाव में कुछ न कुछ पक्ष रखेगा, तो बचाव में अपने सबूत भी रखता है। तो रिपोर्ट बनने के बाद में संसद में दो प्रकार की चीज, दस्तावेज जाते हैं। एक तो समिति, जांच समिति की रिपोर्ट की न्यायाधीश दोषी है या नहीं, उसकी रिपोर्ट जाती है, और उसकी जो दस्तावेज होते हैं वो दस्तावेज संसद के सदस्यों को बांट दिए जाते हैं, ताकि वो उस रिपोर्ट को पढ़े और उसी के आधार पर अपना निर्णय संसद में दे। भाई वोटिंग होगी ना इस पर, राज्यसभा का सदस्य राज्यसभा में अपना वोट देगा और लोकसभा का सदस्य लोकसभा के सदन में अपना वोट देगा। तो वोट किस आधार पर देगा? उस रिपोर्ट को पढ़कर देगा। उसी प्रकार जो बचाव पक्ष है, जो न्यायाधीश ने अपने बचाव के लिए सबूत पेश किए, उन सबूतों को भी संसद के सदस्यों को दे दिया जाता है ताकि उसको भी पढ़े, क्योंकि एक पक्ष को पढ़कर तो फैसला नहीं लिया जा सकता। तो दोनों रिपोर्टों को पढ़ेंगे, फिर उसके आधार पर फैसला लेंगे संसद के सदस्य भी। तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास में रिपोर्ट जाती है, सदस्य उसको कुछ समय के लिए पढ़ते हैं, उसके बाद लोकसभा में इसके लिए चर्चा होती है। अब चर्चा होगी, लोकसभा में मामला आ गया, यानी कि अब मामला लोकसभा में विचाराधीन है। अब कोई भी सदस्य प्रश्न पूछ सकता है, न्यायाधीश पर आरोप लगा सकता है। एक कंडीशन याद रखिएगा, अभी तो न्यायाधीश पर आरोप सिद्ध हो गया है, न्यायाधीश पर अपराध का मामला यानी कि विचाराधीन चल रहा है, लोकसभा में संसद में चल रहा है, उस पर आरोप सिद्ध करने का मामला विचाराधीन है। इसलिए संसद का कोई भी सदस्य उस पर आरोप लगा सकता है, आरोप उस पर, उसके चरित्र पर, यानी कि कोई भी उससे संबंधित बातें कर सकता है। लेकिन सामान्य स्थिति में अगर कोई आरोप नहीं दिया गया है, कोई भी सूचना नहीं दी गई है, तो सामान्य स्थिति में कोई भी संसद का सदस्य किसी न्यायाधीश के बारे में कोई भी चर्चा नहीं कर सकता। जैसे कोई फैसले पर टिप्पणी करने लग जाए,
अगर मेरे संसद की कोई कार्रवाई चल रही है तो कोई संसद का सदस्य ये नहीं बोल सकता है कि उस न्यायाधीश ने गलत फैसला दिया है, उसने ये किया है, उसने ये किया है, नहीं कर सकता ऐसा, ये गलत है। इसकी इजाजत किसी भी सदस्य को नहीं है। ये इजाजत तभी मिलेगी जब उसको हटाने का मामला, जिस भी न्यायाधीश को हटाने का मामला संसद में लाया जाएगा, विचाराधीन होगा। जैसे अभी स्थिति, इस स्थिति में कोई भी सदस्य उस पर आरोप लगा सकता है क्योंकि उसको हटाने का मामला चल रहा है। तो चर्चा होगी, चर्चा में न्यायाधीश का वकील भी होगा, जिस पर आरोप लगाया गया है उसका वकील अपना पक्ष रखेगा और बैठ जाएगा। कोर्ट के जैसे इसमें दलील नहीं होती कि न्यायाधीश जो वकील है बोले जाता है, नहीं, अपना पक्ष रखेगा जो अपराधी वकील न्यायाधीश है उसको बचाने के लिए। चर्चा चलने के बाद में इस पर वोटिंग होती है। अब वोटिंग के लिए विशेष बहुमत मिलना चाहिए, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। देखिए विशेष बहुमत क्या होता है ये मैंने एक वीडियो में भी बता दिया है, विशेष बहुमत को उदाहरण से समझाया है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। विशेष बहुमत होता है जब भी वोटिंग होगी तो वोटिंग में वोट पड़ने पर दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एक तो जो वोट पड़ेंगे न्यायाधीश को हटाने के पक्ष में, मैं यहाँ पे न्यायाधीश को हटाने के पक्ष में जो वोट पड़ेंगे उनकी संख्या बता रहा हूं। जो वोट पड़ेंगे पक्ष में, हटाने के पक्ष में, वो वोट लोकसभा के यानी कि सदन की कुल संख्या के आधे से एक ज्यादा होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। और सदन की कुल संख्या लोकसभा की कितनी है? 543। तो 543 का बहुमत कितना होता है? 272। वही राज्यसभा में 245 होते हैं, तो 245 का बहुमत कितना हो जाएगा? 2 का भाग 2 इसमें, फिर 1 जोड़ देना, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4.5, 2 दूना 2 बार गया ना, तो 122.5। तो 122 को अपन 123 मान लेंगे। तो 123 वोट तो इसमें मिलना चाहिए राज्यसभा में, और लोकसभा में 272 वोट मिलना चाहिए। ये पहली कंडीशन है, 272 वोट या फिर 123 वोट, दोनों में दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। जब लोकसभा में वोटिंग होगी तो 272 वोट, और जब राज्यसभा में वोटिंग होगी तो 123 वोट। पहले इसमें होगी फिर इसमें जाएगा मामला। दूसरी कंडीशन क्या है? जितने भी सदस्य वोट करेंगे, लोकसभा में 543 सदस्य हैं, हो सकता है कि जिस दिन वोटिंग हो उस दिन 543 सदस्य उपस्थित रहे ना, 540 ही उपस्थित हो, या फिर 500 ही हो, या फिर 400 ही आए, कितनी भी आ सकते हैं भाई। तो जितने भी सदस्य आते हैं, जैसे मान लीजिए कि 450 सदस्य आए, 450 सदस्य, अब जरूरी थोड़ी ना कि भाई जितने सदस्य सदन में बैठे हैं पूरे वोट डाले। उसमें से मान लीजिए कि 30 सदस्य बैठे रहे ना, तो उसने न्यायाधीश को हटाने के पक्ष में वोट डाला, नहीं न्यायाधीश को न हटाने के पक्ष में वोट डाला, किसी भी पक्ष में वोट नहीं डाला उन्होंने, वो तो बिल्कुल उदासीन बैठे रहे। तो 420 सदस्यों ने वोट डाला। तो जितने सदस्य उपस्थित हैं, उपस्थित भी होने चाहिए और वोट भी डालने चाहिए। तो 420 उपस्थित भी हैं, उपस्थित तो 450 है, लेकिन इसमें से वोट कितनों ने डाला है? 420 ने। तो इसका अपने को 2/3 बहुमत मिलना चाहिए, यानी कि 2/3 सदस्य उस न्यायाधीश को हटाने के पक्ष में वोट डालने चाहिए। तो 2/3 कितना होगा? 420 का 3 एकम 3, 3 चौके 12, 140 का दुगुना कितना होगा? 280। तो 280 सदस्य न्यायाधीश को हटाने के पक्ष में वोट डालने चाहिए। तो 280 अगर वोट मिलते हैं तो 280 इस शर्त को भी पूरा करता है और इस शर्त को भी पूरा करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से संसद में वोटिंग होती है। तो विशेष बहुमत यही है, आप बहुमत का वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है। तो मान लीजिए कि विशेष बहुमत से लोकसभा से ये प्रस्ताव पारित हो गया है, लोकसभा से पारित हो गया, अब राज्यसभा में जाएगा। जिस तारीख को लोकसभा में वोटिंग होती है, प्रस्ताव पारित होता है, उसके अगले दिन ही जो लोकसभा का सचिवालय होता है, महासचिव, वो सूचना भेज देता है राज्यसभा में, और फिर राज्यसभा का जो सभापति है वो सूचना को ग्रहण कर
ग्रहण करता है और कार्यसूची में सम्मिलित करता है। कार्यसूची में सम्मिलित करने के बाद में इसमें भी चर्चा होगी, इसमें भी न्यायाधीश अपना पक्ष रखेगा और न्यायाधीश पर आरोप लगाए जाएंगे, उस पर बहस होगी, बहस के अंत में वोट डाला जाएगा। तो इसमें भी वोटिंग होगी। तो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत की दो कंडीशन, एक तो 2/3 बहुमत मिलना चाहिए और एक कुल का बहुमत, कुल का बहुमत। जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा के 245 सदस्य होते हैं, तो जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन 245 सदस्य नहीं आए, 243 सदस्य उपस्थित हुए। लेकिन 243 में भी 3 सदस्य तो बिल्कुल आलसी की तरह बैठे रहे, न तो उन्होंने न्यायाधीश को हटाने के पक्ष में वोट डाला और न्यायाधीश को न हटाने के, बिल्कुल सुस्त बैठे रहे, उदासीन। यानी कि देखो जो सदन होता है उसमें 3 प्रकार के बटन होते हैं वोट डालने के लिए। पहला तो प्रस्ताव के पक्ष में, यानी कि न्यायाधीश को हटाने के पक्ष में, दूसरा न्यायाधीश को न हटाने के पक्ष में, तीसरा न तो हटाने के पक्ष में और न ही न हटाने के पक्ष में, तो वो उदासीन हो जाते हैं। तो 3 तो इसमें से गए, तो वोट कितनों ने डाला? 240 ने। तो ये 240 की संख्या को अपन क्या बोलेंगे? ये वो संख्या है जो सदन में उपस्थित भी है और जिन्होंने वोट भी डाला है। तो इसका अपने को 2/3 बहुमत मिलना चाहिए। तो उसका 2/3, जैसे मान लीजिए कि 240 में से 180 सदस्यों ने 180 ने न्यायाधीश को हटाने के पक्ष में वोट डाला है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं पक्ष में। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि आखिर विशेष बहुमत मिला है या फिर नहीं मिला। तो कितना? 2/3 बहुमत भी मिलना चाहिए। तो 240 का 2/3 कितना होगा? 3 का भाग देंगे 24 में 80 को 2 से गुणा करेंगे 160। तो 160 वोट तो मिले भाई, 160 से ज्यादा ही मिले हैं, इसका मतलब 2/3 बहुमत मिला है। दूसरी कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन है कुल का बहुमत। कुल कितने सदस्य होते हैं? 245। 245 का अपने को कुल बहुमत कितना बताया था मैंने? 123 वोट तो मिलना ही चाहिए। तो 100 कितना मिला? 160। तो यानी कि 123 से ज्यादा है, तो ये भी कुल का बहुमत भी मिला है। तो दोनों कंडीशन पूरी हो गई, संसद से ये प्रस्ताव पारित हो गया है। याद रखिएगा कि जिस भी सत्र होता है, एक सत्र में कई सारी बैठकें होती है। जैसे गांव में जैसे अब बैठकें होती है ना भाई, हम 10-15 दिनों तक कंटिन्यू बैठकें करेंगे। तो जब बहुत सारी बैठकों का जो समूह होता है, जैसे 15 दिनों तक कोई बैठकें करनी है, तो उस 15 दिनों के समय को एक सत्र बोलते हैं। सत्र में कई सारी बैठकें होती है। जैसे मैंने निर्णय लिया कि मैं आज के सोमवार से अगले सोमवार तक 7 बैठकें करूंगा मेरे 5 सदस्यों के साथ, तो इसे भी एक सत्र बोला जाएगा, क्योंकि हम लगातार कई सारी बैठकें करेंगे ना कई दिनों तक। तो इसी प्रकार संसद में भी उसका कार्य होता है और प्रतिदिन बैठक होती है। एक सत्र होता है, जैसे 3 महीने का हो सकता है, 4 महीने का, 2 महीने का, इस प्रकार का होता है। तो जिस सत्र में लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित होगा, उसी सत्र में राज्यसभा से भी प्रस्ताव पारित होना चाहिए और उसी सत्र में राष्ट्रपति के पास में एक प्रस्ताव जाना चाहिए, न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव। यह कंडीशन याद रखिएगा। जिस सत्र में संसद से 2/3 विशेष बहुमत से यह प्रस्ताव पारित होगा, उसी सत्र से राष्ट्रपति से भी अनुमति मिलना चाहिए। अगर राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी तो न्यायाधीश अपने पद से हट जाएगा। ठीक है, तो आगे का जो प्रक्रिया वो तो और कोई मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। अब यहां से प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रपति के पास में, राष्ट्रपति साइन करेगा। तो साइन करने के बाद में अनुमति मिल गई तो न्यायाधीश को अपना पद छोड़ना पड़ेगा।